नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय होंगे। ऐसा पहली बार है जब लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने जा रही है। यह रणनीति में बड़ा बदलाव है। बैठक के लिए बीजेपी के 19 राज्यों के पदाधिकारी पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। बैठक के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, केरल के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, जम्मू बीजेपी के नेता रविंद्र रैना समेत कई नेता यहां पहुंच गए हैं। आज यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, गोवा, जम्मू, इन तमाम राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी करीब 200 नामों का ऐलान अपनी पहली सूची में कर सकती है। अगले 1 से 2 दिनों में इन नामों का ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अधिकांश नाम घोषित हो सकते हैं। बीजेपी नेतृत्व ने अलग अलग राज्यों के कोर ग्रुपों से बैठक कर करीब 2/3 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। बाकी पर चर्चा जारी है। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही बीजेपी अपने अधिकांश उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देगी। मौजूदा 290 में से 60 से 70 सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं, यानी करीब 25 से 30% सांसदों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 2 बार से अधिक जीते और उम्र दराज कई सांसदों की छुट्टी हो सकती है। करीब 85 ओबीसी के सांसद हैं और इनमें से अधिकांश को दोबारा टिकट दिया जाएगा। ऐसा ओबीसी समुदाय को बड़ा संदेश देने के लिए किया जाएगा। पहली सूची में पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं के नाम रहेंगे। ऐसे मंत्री जिन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं मिली, वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी पुष्टि की है कि कई मौजूदा सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह नए चेहरों को जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 11, असम गण परिषद 2 और यूपीपीएल 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। There will be new faces because there are many existing MP from our side who express their desire not to contest and devote their time and energy for the party works. There is no such thing in BJP. There are a honest discussion take place in parliamentary board. और इसी पर अधिक जानकारी दी हमारी सहयोगी वसुधा वेणुगोपाल ने। आइए सुन लेते हैं। जी अखिलेश, ये बीजेपी की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट सीईसी बैठक होने वाली है एंड हम जो हैं बीजेपी ऑफिस से लाइव हैं और हमारे पीछे जो है गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं और इकबाल सिंह लालपुरा, देवेंद्र फडणवीस जैसे मेंबर्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर 7:38 के आसपास पहुंचेंगे और ये जो मीटिंग है इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बैक टू बैक कोर ग्रुप मीटिंग्स हुई हैं। बीजेपी का मानना है और बीजेपी सूत्रों के हिसाब से मार्च 10 के पहले एटलीस्ट 40% टिकट्स की घोषणा हो सकती है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी जो चुनाव टफ माने जाते थे उसके आगे भी बीजेपी ने एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यूज़ की थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे टिकट्स की घोषणा और सबसे इम्पॉर्टेंटली टफ सीट्स की घोषणा उन्होंने बहुत पहले कर दी थी और इलेक्शन चुनाव के अनाउंसमेंट के काफ़ी पहले की थी। तो एक तरीके से उनके लिए एक लर्निंग है और उसी लर्निंग को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी वो मार्च 10 तक ऑलमोस्ट 300 टिकट्स की घोषणा हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। आज सीईसी मीटिंग होगी। इसके बाद सीईसी मीटिंग में एक तरीके से जितने भी कैंडिडेट्स पे चर्चा हुई है कोर ग्रुप मीटिंग्स में विनेबल कैंडिडेट्स पे उस पे मोहर लगाएंगे ये सारे लोग, जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद है, भूपेंद्र यादव, राजनाथ सिंह, कोई मोर्चा के हेड्स भी मौजूद हैं। तो ये 15 मेंबर कमेटी जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी एक तरीके से हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू कैंडिडेट्स है और बीजेपी का जो एक वर्किंग है पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो गया है, जिसमें मैं बात कर रही थी बीजेपी सूत्रों से बहुत ज़्यादा सर्वेस किए गए हैं बहुत सारे स्टेट्स में और उनके पास एक पूरा प्रिंट है, पिक्चर है कि कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है, किस कैंडिडेट को रिपीट करने से पार्टी को नुकसान हो सकता है और किस कैंडिडेट को दूसरे पार्टी से लेकर आने से पार्टी को फायदा हो सकता है। तो बीजेपी का फर्स्ट लिस्ट 2-3 दिन में या 1 या 2 दिन में आ सकता है और चुनाव घोषणा के पहले। और हमारे सहयोगी रवीश संजय शुक्ला भी इस समय बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। रवीश, आपके पास क्या जानकारी है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है बीजेपी का उम्मीदवारों के चयन को लेकर?
आज देखिए बिल्कुल अखिलेश जी, अभी सीईसी की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी, लेकिन जिस तरीके से एक हफ्ते के भीतर 4 बैठकें पहले हो चुकी हैं, कल भी हमने देखा कि कोर कमेटी की जो बैठक है वो देर रात तक चली है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस बार युवा और महिलाओं को जो है वो खासा तवज्जो दिया जाएगा। साथ में ये भी इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि चुनाव लड़ने में भले उनको उतना अनुभव ना हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में और संगठन में सक्रिय भूमिका होनी चाहिए उनकी। तो ऐसे भी लोगों को जो है वो टिकट दिया जा सकता है, कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। पिछले लोकसभा में चुनाव में हमने देखा था कि 70 के करीब में टिकट काटे गए थे, तो इस बार हो सकता है उसका आंकड़ा थोड़ा और बढ़ सकता है। खुद आपने जैसा कि बताया कि 75 साल से ज़्यादा उम्र वालों के टिकट कट सकते हैं, या फिर अगर 2 बार से ज़्यादा या 3 बार उनका है, उनकी जगह युवाओं को टिकट दिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रयोग हैं वो इन जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने किया था। तो इस बार भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी तकरीबन 200 उम्मीदवारों की, और उसके बाद में आज जो लिस्ट आनी है उसमें एक तो जहां पर श्योर एकदम जीत संभव है वहां पर नामों की घोषणा की जा सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत और भी कई सारे लोग होंगे। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जिन राज्यसभा के सांसदों को अगर लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है तो उन सीटों पर भी जो है वो टिकट की घोषणा हो सकती है। तीसरे जो कमज़ोर सीटें हैं उनके भी उम्मीदवारों की जो नाम है वो सूची में आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि अगर कमज़ोर सीट अगर वो जीतती है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी जो है वो जो उनका नारा है कि इस बार 400 के पार वो पूरा हो पाएगा। तो ये वजह है कि कमज़ोर सीटों पर भी कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो चुनाव प्रचार करने का मिले। अगर कोई पदाधिकारी नाराज़ है तो उसको मनाने का मिले। किस तरीके से एक आक्रामक चुनावी प्रचार संसदीय क्षेत्र में किया जाए जहां पर बीजेपी कमजोर है। तो इन सारी रणनीति पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने काम किया है। कोशिश यही है कि जो नाम है उसको फाइनल जल्दी किया जाए, ताकि उम्मीदवारों को ज्यादा मौका मिले चुनाव प्रचार करने का और एक जातीय समीकरण साधने का। शुक्रिया आपका रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं जो रणनीति में बदलाव बीजेपी ने किया है? अमूमन चुनाव की घोषणा के बाद ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती आई थी, लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने यह रणनीति अपनाई, इसका उससे फायदा भी मिला, और एक बार फिर से अब लोकसभा चुनाव के लिए भी पार्टी वही कदम उठाने जा रही है। देखिए अखिलेश जी, मुझे लगता है कि जो मूलभूत परिवर्तन है राजनीतिक स्थिति में, अगर उसे देख लें तो समझ में आ जाता है कि भाजपा ऐसा कर क्यों रही है। पहले क्या होता था कि बहुत सी चीजें दारोमदार जो होता था वो कैंडिडेट जो है अलग अलग इलाकों के जो क्षत्रप हैं, ताकतवर लोग हैं, उनके आधार पर सब कुछ तय होता था। पहले राज्यों में बहुत से लोग होते थे, उनको मनाना, ये बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, इनके 3 पीढ़ी से ये लोग संघ में हैं, ये जनता पार्टी, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के समय से हैं। तो ऐसा एक वर्ग था जिसके आधार पर राज्यों में टिकट तय होते थे, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव। अभी जब से नरेंद्र मोदी अमित शाह युग है, और उसमें जब से अमित शाह ने पहले प्रभारी उत्तर प्रदेश के तौर पर, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो कमान संभाली, तो पूरा भाजपा का सिस्टम बदल गया है। यहां 2 तरह से चीजें देखी जाती हैं। एक तो ये कि वो अपना कौन है जो सबसे बेहतर स्थिति में है, और दूसरा कौन हो सकता है जो अपने साथ आ सकता है। कुल मिलाकर मोटा मोटा इन्हीं 2 हिस्सों में आज की तारीख में टिकट का बंटवारा टिका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर जो उसके पास वातावरण है, जो उसको एज मिला हुआ है, जो उस ब्रांड का लाभ मिलता है, उसमें वो संतुष्ट है। उसको पता है कि ये यहां तक लाके दिया, हमको सिर्फ 5 से 10% मत इस प्रत्याशी से हो। उसको थोड़ा समय मिल जाए, उसको थोड़ा सा एक चुनाव प्रचार के लिए अपने लिए माहौल बनाने का समय मिले, क्योंकि वो जो असहमति वाला था वो स्वर तो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं कि टिकट मिला तो उन पर कोई उंगली उठाएगा। इस वजह से भी बागी बगावत जो है उसका सिस्टम अब थोड़ा खत्म हो गया है जी। लेकिन एक दूसरा प्रश्न ये है कि हमारी ये भी जानकारी जो हमने बताई भी दर्शकों को कि बड़ी संख्या में मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाएंगे, लेकिन जो ओबीसी सांसद है उनको ज्यादा नहीं छेड़ा जाएगा, उनके टिकट जो है अमूमन बरकरार रखे जाएंगे। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है एक तो ये कि जब हम कहते हैं कि ओबीसी के उम्मीदवारों को छेड़ा नहीं जाएगा, तो उसमें भी सिर्फ उनको नहीं छेड़ा जाएगा जिनका अपने समाज पर कुछ पार्टी से इतर भी प्रभाव है, जिसको हम कहें कि कोई उनकी नॉनसेंस वैल्यू है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर सकते हैं,
लेकिन इसके अलावा अगर उनका रिप्लेसमेंट होगा तो वो ओबीसी उम्मीदवार से ही होगा। और लगभग जो सीटें हैं, चूंकि लगातार जो एनडीटीवी इंडिया पर भी चल रहा है, मुझे लगता है कि पहली सूची जो आएगी वो 100-125 उम्मीदवारों की ही होगी। एक साथ 200 उम्मीदवारों पर सहमति अभी संभवतः नहीं बन पाई है, और विशेष करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बड़े हिस्से में भी सहमति बनना बाकी है। हालांकि माना जा रहा है कि करीब 1/3 से अधिक सीटों पर वो उम्मीदवार घोषित होंगे। देश के दूसरे राज्यों में भी लगभग इसी अनुपात में वो सीटें आएंगी, और विशेष करके जो हारी हुई सीटें हैं उसमें आपको करीब 20% के आसपास, जो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो रही तो दूसरे लोग आ रहे हैं, तो वो बाहरी चेहरे, मजबूत चेहरे जो हाल के दिनों में शामिल हुए हैं, जिन लोगों के शामिल होने का रास्ता दिख रहा है, जिन्होंने कहीं किसी जगह मदद की होगी, वोटिंग की होगी, उनका भी आपको प्रभाव दिखेगा। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, हर्षवर्धन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने जा रही है। इस पर हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। तो पिछले 20 दिनों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर का दौरा कर अलग अलग राज्यों में विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की झड़ी लगा दी है। 10 फरवरी को संसद के बजट सत्र के समापन के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने करीब 16 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं या तो राष्ट्र को समर्पित की या उनकी नींव रखी है। इनमें वे परियोजनाएं भी जिनका उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के अगले 2 दिनों के दौरे में करने वाले हैं। 20 दिनों में करीब 16 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं सामने आई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहद महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। बंदरगाह हो, रेलवे स्टेशन, नई ट्रेनें, रिफाइनरी या फिर तेल पाइपलाइन, बिजली घर, खाद कारखाने, नए पुल, ये तमाम इसमें शामिल हैं। पीएम मोदी 1 और 2 मार्च को झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर भी जाने वाले हैं। झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल में 22,000 करोड़ रुपए, बिहार के बेगूसराय में ऑयल और गैस सेक्टर के 1,48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, वहीं बिहार के अन्य जगह पर 34,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पीएम मोदी समर्पित करेंगे या उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इसी तरह विकास परियोजनाओं की लगातार बारिश हो रही है। 29 फरवरी यानी आज ही की बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उज्जैन में 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मध्य प्रदेश को दी गई। 28 फरवरी को 4900 करोड़ की यवतमाल, महाराष्ट्र में दी गई। पीएम किसान सम्मान निधि 21,000 करोड़ रुपए वितरित की गई। 28 फरवरी को 17,300 करोड़ थूथुकुड़ी, तमिलनाडु में। 27 फरवरी को तिरुवनंतपुरम, केरल में 1,800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। 26 फरवरी को 2,000 रेल प्रोजेक्ट उन्होंने शुरुआत की 41,000 करोड़ रुपए के। 25 फरवरी को गुजरात में गए थे पीएम मोदी और वहां करीब 52,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो लोकार्पण किया या शिलान्यास किया। राजकोट में 48,100 करोड़ रुपए और द्वारका में 4,150 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। 5 एम्स और बेट द्वारिका ब्रिज, ये भी उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। 23 फरवरी को वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में थे, जहां 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं उन्होंने या तो शिलान्यास किया या उद्घाटन किया। इसी तरह 22 फरवरी को भी गुजरात में थे, जहां पर 60,000 करोड़ रुपए मेहसाणा, नवसारी में उन्होंने दिए हैं। और 20 फरवरी को जम्मू में गए थे और वहां 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन या शिलान्यास किया। 19 फरवरी को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उन्होंने हिस्सा लिया और इसमें 10 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया है। तो